सपोज करें कोई रिएक्टेंट आर है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। मैं अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो dr बटा dt, अभिकारक है सांद्रता घटेगी माइनस आएगा। ये किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के। अब जब हम समानुपाती का मान घटाएंगे तो आएगा माइनस dr बटा dt बराबर स्थिरांक आएगा k इंटू आर। आर को यहाँ लेंगे, dt को उस तरफ लेंगे तो हो जाएगा माइनस dr बटा आर बराबर k dt। सपोज करो समीकरण नंबर ये क्या है? एक। इसका हम क्या करेंगे? समीकरण का समाकलन। तो हम लिख रहे हैं समाकलन करने, तो समाकलन करने में क्या होगा? मार्क डालेंगे माइनस dr बटा आर और समाकलन किसका? k dt का। dr अपॉन r का समाकलन होता है माइनस ln r बराबर, और इसका हमने किया था kt प्लस c। समीकरण नंबर 2। c क्या है? समाकलन स्थिरांक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभिक अवस्था लागू करेंगे। तो हम लिख रहे हैं प्रारंभिक अवस्था लागू करने पर। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है? r बराबर हो जाएगा r0 और शुरू में t कितना था? 0। प्रारंभिक अवस्था की जब बात करेंगे तो समय जब हमने अभिक्रिया स्टार्ट की थी तब टाइम 0 था और अभिकारक की सांद्रता क्या थी? r0। अब जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? देखो समीकरण 2 में, अब देखो इसकी वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस ln r की जगह लिखेंगे r0 बराबर k गुणा t की जगह लिखेंगे 0 प्लस c। तो ये 0 हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ln r0, माइनस ln r0। समीकरण 2 में c की वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? माइनस ln r बराबर kt प्लस c, और c की वैल्यू है माइनस ln r0। r0 की तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा तो ln r0 माइनस इस तरफ पड़ा है ln r बराबर kt। लोग में ये होता है कि ऐसे है ln x माइनस ln y, तो इसको लिख सकते हैं ln x बटा y। तो इसको लिख देंगे ln r0 बटा r बराबर हो जाएगा kt। अब देखो k निकालना है तो t इस तरफ बटा में आएगा, लेकिन ये पूरी राशि तो लॉग में है तो t को अलग लिखेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा? 1/t ln r0 बटा r। ये ln क्या है? प्राकृतिक लघु गुणक। इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 2.303 से, t log r0 बटा। ये हो गया अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। अब अगर हम इस समीकरण की सहायता से समय t और log r0 अपॉन r के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, किसके बीच में? यहाँ ले रहे हैं log r0 बटा r और यहाँ क्या ले रहे हैं t। तो वही होगा, हमें इसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक राशि को हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो इस तरफ रख देते हैं log r0 बटा r, बाकी राशि इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? k t चला जाएगा गुणा बटा 2.303 r कहाँ आएगा? नीचे। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बराबर क्या हो जाएगा? log r0 बटा r। ये हो गया y और किसके बीच में खींच रहे थे? t के बीच में। तो ये हो गया x और x के साथ वाला क्या है? m ढाल। दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा और ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा? k अपॉन 2.303। तो अगर हमें किसी दो राशि के बीच में ग्राफ खींचना है तो एक राशि को बराबर के उस तरफ अकेली रखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ log r0 अपॉन r रख दिया, t चला गया ऊपर और 2.303 r आ गया नीचे। तो log r0 अपॉन r और t के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है और ढाल किया जाएगा जो x के साथ वाला है k अपॉन 2.303। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से इसका अर्धविभाग ज्ञात करेंगे। बात कर रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धविभाग। इक्वेशन भी बनता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धविभाग अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अर्धविभाग के लिए ये समीकरण लिखते हैं हम k बराबर 2.303 बटा t log r0 बटा r।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभिक्रिया शून्य कोटि चाहे प्रथम कोटि है उसके के और टी हाफ का फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। तो टी को मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो टी बराबर 2.303 क्या आ जाएगा डाउन साइड log r0 बटा। अब क्या करेंगे, टी बराबर क्या रखेंगे, टी हाफ और आर प्रारंभिक सांद्रता का आधा, क्योंकि हमें पता है कि वे समय जब अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाए अर्धविकार कहलाता है। कंडीशन डालेंगे इसमें, तो टी की जगह रख दिया हमने टी हाफ बराबर 2.303 बटा के log r0 बटा। अब देखो r की जगह लिखेंगे r0 बटा 2, तो बटा बटा ऊपर जाएगा तो r0 बटा 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, r0 से r0 कैंसिल, बचेगा क्या टी हाफ बराबर 2.303 बटा के log 2। log 2 की वैल्यू रख देंगे 2.303 बटा के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब 0.3010 को 2.303 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.693 और बटा में क्या आएगा के। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के टी हाफ का फॉर्मूला है और इसमें अभिकारक की सांद्रता का कोई इसमें पद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धविकार अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमने प्रथम और शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण और टी हाफ की बात कर ली। अब अभी तक जो अपने टॉपिक पढ़े हैं मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, फिर भी एक बार आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं ताकि ये पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो पहला ही जो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन ये है, सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख नहीं हमने बना दिया था। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है, इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक ऊर्जा के मध्य ग्राफ द्वारा बताइए। वो भी हमने शुरू में बात कर ली थी। अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है, तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अगर समय से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, अभिक्रिया का वेग, और वह समय या यूं कह सकते हैं जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। कोटि और आणविकता में अंतर देख लिया था। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ये हमने कर लिया। अर्धविकाल किसे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धविकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये भी हमने देख लिया। शून्य प्रथम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण या वेग स्थिरांकों के मात्रक हमने देख लिया था। शून्य कोटि का मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स और द्वितीय कोटि का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धविकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये भी हमने देख लिया। अब ये जो अर्धविकाल है इन पर एक क्वेश्चन आए हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ होता है 0.693 बटा के, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, और टी हाफ बराबर r0 बटा 2k, ये किसका है, शून्य कोटि का। इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धविकाल 10 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक याद कीजिए। तो देखो हमें पता है टी हाफ बराबर 0.693 बटा के पूछा है, तो 0.693 बटा क्या हो जाएगा टी हाफ, और वो कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धविकाल 10 सेकंड है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो लग जाएगा, हो जाएगा 0.0693 या 6.93 इंटू 10 टू पावर -2, पॉइंट का दिया है 2 अंक, और मात्र क्या आएगा, प्रथम कोटि है प्रति सेकंड। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5 × 10⁻14 सेकंड है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो क्या है, ये है 5 × 10⁻14 सेकंड, और पूछा क्या है टी हाफ, तो इसमें मान रख देंगे 0.693 के है 5 × 10 टू पावर -14, -14 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 0.693 बटा 5 × 10 टू पावर -14, 5 से डिवाइड करेंगे 0.6 में एक बार जाएगा, बचेगा 1 19, 3 बार जाएगा बचेगा 4 43, 8 बार, और फिर बचेगा 3 6 बार इंटू 10⁻14,
या ऐसे कर सकते हैं बराबर 1.38 इंटू 10⁻⁻15 मात्र क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें केवल टी हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी हाफ पूछ रहा है तो के की वैल्यू देगा, और के पूछ रहा है तो टी हाफ की वैल्यू देगा। और देख लेते हैं कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ तो। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के का मान, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। के का मान 0.693 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। एग्जामिनर ने इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि हमें कुछ करना ही नहीं। तो टी हाफ बराबर क्या होगा 0.693 बटा के की वैल्यू है 0.693 10⁻⁻14। ये इससे कट जाएगा, 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा तो 10⁻+14 सेकेंड इनवर्स। तो टी हाफ और के से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमें केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उनकी बात कर लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल वाला एक बार सोल्व आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50% वियोजन में 30 मिनट लगते हैं और इसका अर्धायुगाल ज्ञात कीजिए। देखो वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 50% भाग वियोजित होने में 30 मिनट लगते हैं, तो अर्धायुगाल ज्ञात कीजिए। तो अगर 50% वियोजित हो गया तो वही अर्धायुगाल है, और कितना है 30। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो हमें करना पड़ेगा, तो हम बात करते हैं के की। प्रथम कोटि अभिक्रिया का के होता है के इक्वल टू 2.303 बटा टी log r0 बटा r। वैल्यू रखेंगे 2.303, टी कितना है 30 मिनट, log r0 देखो प्रारंभ में कितना था 100, और अब r रेट कितना गया 50। पहले r0 मतलब प्रारंभ में कितना था, r मतलब टी समय पर कितना है, तो ये कट जाएगा, log 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 बटा 30, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। 2.303 को 0.30 से गुणा करें क्या आएगा 0.693 और बटा क्या है 30। तो के की वैल्यू आ गई। प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के। वैल्यू रख देंगे बराबर 0.693, के कितना है 0.693 बटा 30, 30 कहाँ जाएगा ऊपर, ये से कट जाएगा, टी हाफ कितना आएगा 30 मिनट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 20% वियोजन होने में 20% वियोजित होने में टाइम लगता है 40 मिनट। पूछ रहा है अर्धायुग ज्ञात कीजिए, और log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010 और log 10 की वैल्यू दे रखी है 1। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के 20% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं, के की वैल्यू निकालनी है, तो ये रहा के का फॉर्मूला। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटा टी log r0 बटा r। अब देखो 2.303 बटा टी कितना है 40, log प्रारंभ में 100 था, 20% भाग वियोजित हो गया तो बचा कितना 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आगे काटना चाहें नहीं भी काटना चल जाएगा। तो 2.303 बटा 40 log 10 माइनस log 8। अभी मैंने बताया था कि ln x माइनस ln y को लिख सकते हैं ln x बटा y। तो ln x बटा y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln x बटा ln x माइनस ln y, तो लिख दिया log 10 माइनस log 8। तो देखो 2.303 डिवाइड बाय 40 गुणा log 10 की वैल्यू होती है 1, क्वेश्चन दे रखी है, और ये है log 8। log 8 हम ऐसे कर सकते हैं 2 की घात 3 log, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8। अब देखो किसी पावर वाली राशि का log लेंगे तो पावर आगे जाती हो जाएगा log 3 आगे आ गया 3 log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 3 को 0.3010 से गुणा करें कितना जाएगा 0 3 0, ये हो जाएगा 9 0.9030, तो 1 माइनस 0.9030।
2.303 डिवाइड बाई 40 इंटू 1 में से 9030 निकाले क्या आएगा, ये देखो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 1 ये 3 7, फिर इधर वाला हुआ 10, 10 में से वो बच गया, एक उधर गया 9, तो ये हो गया 0.097। तो ये जोड़ के भी देख सकते हैं 0.9030 0.970, ये हो गया 0 0 0 0 1, तो ये हो गया 0.0970। इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के केस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिनकी हमने बात की थी। अब हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। एक बार आया हुआ बोर्ड में, कृत्रिम नाभिकीय से प्रथम कोटि, उच्च दाब पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का वियोजन, मैंने बताया था शून्य कोटि, एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि, N2O का अपघटन, ये भी किसका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब एक स्पेशल प्रकार का टॉपिक है जिसका नाम है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसकी हम बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन सी, छद्म का मतलब सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं झूठा, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता तो 2 हो लेकिन कोटि कितनी हो, 1। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 कोटि 1 हो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इक्षु शर्करा का जल अपघटन, इक्षु शर्करा कहाँ से मिलती है, गन्ने से, इसका जल अपघटन लेंगे तो C12H22O11, इसमें वाटर मिलाएंगे, जल अपघटन कैसा, अम्लीय, ये क्या देगा, एक देगा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में क्या देगा C6H12O6, ये क्या है, फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज हो गया, एक हो गया फ्रक्टोज। अब इस अभिक्रिया की कोटि 2 है क्योंकि एक अणु कौन है, सॉरी आणविकता 2 है, एक तो सुक्रोज है एक जल है। लेकिन जब कोटि की बात करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा K C12H22O11। अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए कोटि कितनी हो गई, 1। ऐसे ही एथिल एसीटेट का जल अपघटन CH3COO C2H5, इसका भी जल अपघटन करेंगे, इसका जल अपघटन में कैसा होगा, अम्लीय। तो बॉन्ड कहां से, यहां से ब्रेक हो गया, बॉन्ड हो जाएगा यहां से ब्रेक, प्लस माइनस, तो एक तो क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COH प्लस एक बन जाएगा एथिल एल्कोहल। यहां भी अणु 2 हैं तो आणविकता 2 है लेकिन कोटि कितनी होगी, 1, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 हो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, इसकी बात कर चुके हैं। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझे। देखो क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया समझे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता हूं, इसको वैसे जवाब देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन का समीकरण लिखेंगे, फिर वेग व्यंजक लिखेंगे और हम कहेंगे स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए कोटि 1 है लेकिन अणु 2 है, इसीलिए आणविकता कितनी होगी, 2। और ऐसे अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 हो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक बार क्वेश्चन आया है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है, वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो कई बार हम फंस जाते हैं कि आ गया, लेकिन अगर देखें सिंपली तो ये K का मात्रक है और सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम।
अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की। और वो है आर्हेनियस धारणा। अब हम लेंगे अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाने वाले कुछ सिद्धांत। तो पहला हम ले रहे हैं आर्हेनियस धारणा। तो देखो, एक आर्यभट्ट वैज्ञानिक था, उसने अपने हिसाब से अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाया। आर्यभट्ट कहता है कि सभी अभिकारक के अणु उत्पाद में नहीं बदलते, केवल वही अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलते हैं जो सक्रिय अणु होते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि केवल सक्रिय अणु से ही उत्पाद बनता है। सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनके पास अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अभिकारक के अणु परस्पर टक्कर द्वारा प्राप्त करते हैं। सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक हो। जब सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करते हैं तो ये मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। मध्यवर्ती संकुल उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज होती है जो टूटकर उत्पाद देती है। तो देखो, आर्यभट्ट क्या कहता है कि सभी अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वे अभिकारक अणु ही उत्पाद बनाते हैं जो सक्रिय होते हैं। सक्रिय अणु वह अणु होते हैं जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा हो। सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक के अणु सक्रियण ऊर्जा परस्पर टक्कर द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आर्यभट्ट कहता है कि जो जब सक्रियण अणुओं के मध्य टक्कर होती है तो परस्पर टक्कर द्वारा मध्यवर्ती संकुल बनता है जो उच्च स्पीशीज वाली, जो उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज हैं, ये टूटकर उत्पाद देती है। तो आर्यभट्ट इस सिद्धांत के आधार पर आर्यभट्ट ने एक समीकरण दी थी जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट समीकरण। वो है k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ के क्या है? अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक। ए है अभिक्रिया का चर घातांकी गुणांक, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, आर गैस नियतांक, टी क्या है? परमताप। इसका जब हम प्राकृतिक लघुगुणक लेंगे, क्या लेंगे? प्राकृतिक लघुगुणक लेने पर तो क्या हो जाएगा? ln k बराबर ln a। अब देखो, जब हम पावर का लॉग लेंगे, पावर कहाँ आ जाएगी? आगे ये ई बेस पर है तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है ln के 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ln के बराबर ln a माइनस ई ए बटा आर इंटू 1 अपॉन टी। ग्राफ खींचना है 1 अपॉन टी और ln के मध्य। तो देखो, ये हो गया y, ये हो गया x, इसके साथ वाला m और ये क्या हो गया स्लोप। अब देखो m का आगे चिन्ह किसका? माइनस का, तो ग्राफ आएगा घटता हुआ और ये यहाँ क्रॉस कर जाएगा। c क्या? अंत्यखंड, तो ये हो जाएगा ln a अंत्यखंड, और जो ग्राफ का स्लोप है k, ये बराबर हो जाएगा ई ए अपॉन। तो ग्राफ की सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको अगर हम, ये प्राकृतिक लघुगुणक है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? पूरी राशि को 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2.303 log के। जब भी प्राकृतिक लघुगुणक को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो 2.303, फिर ये ln है तो 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अगर हम पूरे समीकरण को 2.303 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2.303 से, ये भी कट जाएगा तो बच जाएगा log a, और इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा, तो हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। ये भी फॉर्मूला है। अब ये सक्रियण ऊर्जा हमारे लिए क्या महत्व रखती है? अगर सक्रियण ऊर्जा के अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहला ये है कि हम बता सकते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के युद्ध कर्मानुपाती होता है।
अर्थात अगर संकीर्ण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। दूसरा हम इससे बता सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहां हम ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा और यहां ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। ये अभिकारक है और ये किसके लिए, उत्पाद के लिए। तो यहां से अगर हम ये निकालें तो ये मान लो EA1 है और यहां से ये निकालें तो ये क्या मान लो EA2 है और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो हम देख रहे हैं कि अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि अभिकारक वाला पॉइंट ऊपर है और उत्पाद की ऊर्जा कम है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की ऊर्जा अधिक होती है, उत्पाद की कम होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ये ग्राफ और बना लेते हैं ऊष्माशोषी के लिए। यहां ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा और यहां ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। तो हम देख रहे हैं अभिकारक की ऊर्जा कम है, उत्पाद की ज्यादा है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की ऊर्जा से उत्पाद की ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। और इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिकारक की संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक होता है और उत्पाद की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ये वाला, ये कहलाएगा डेल्टा H और ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है। तो संकीर्ण ऊर्जा द्वारा हम अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी इसकी भी गणना कर सकते हैं। अब अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाने वाला दूसरा सिद्धांत है वो है टक्कर सिद्धांत। तो दूसरा जो सिद्धांत ले रहे हैं टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत को लेने देने वाले थे विलियम लुइस व मैक्स ट्राउज। इस सिद्धांत में अभिकारक के अणुओं को, जो अभिकारक है, अभिकारक अणुओं को माना है ठोस गोला। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर से उत्पाद बनता है। यहां एक वर्ड आता है संघट्ट या टक्कर आवर्ती। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को संघट्ट या टक्कर आवर्ती कहते हैं। टक्कर आवर्ती अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है, अर्थात टक्कर आवर्ती जितनी अधिक होगी टक्करें उतनी ज्यादा होगी और उतना ही अधिक उत्पाद बनेगा। तो K बराबर हो जाएगा ZAB e की पावर माइनस EA/RT। ये जो ZAB है ये अभिकारक अणु A और B के मध्य टक्कर की आवर्ती है। इस समीकरण द्वारा हम सरल अभिक्रियाओं के वेग को समझा सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के मध्य जितनी अधिक टक्कर होगी उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग संघट्ट आवर्ती के समानुपाती होता है। लेकिन वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पद में होती है, अर्थात जटिल अभिक्रियाओं के वेग को इस समीकरण द्वारा नहीं समझा सकते। जटिल अभिक्रियाओं में सभी टक्करें प्रभावी टक्कर नहीं होती, अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। जटिल अभिक्रियाओं में जितनी भी टक्करें होगी ये अनिवार्य नहीं है कि सभी टक्करों से उत्पाद बने, केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद बनेगा जो टक्कर प्रभावी होगी। तो प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनते हैं। अब ये सवाल आता है कि प्रभावी टक्कर क्या होती है। तो प्रभावी टक्कर उन अभिकारक अणुओं के मध्य होती है जिनमें एक तो टक्कर के समय उनका उचित अभिविन्यास हो और उनके पास पर्याप्त ऊर्जा। तो वह अभिकारक अणु जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और उचित अभिविन्यास हो
उन अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर, प्रभावी टक्कर होगी और इस टक्कर से उत्पाद बनेगा। तो कहने का मतलब है कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के मार्ग में दो अवरोध हैं, एक ऊर्जा अवरोध और दूसरा क्या है, उचित अभिविन्यास अवरोध। उचित अभिविन्यास, पर्याप्त ऊर्जा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, मान लो जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो उत्पाद बन जाएगा मेथिल अल्कोहल और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही हाइड्रोक्साइड अगर फ्रंट से, आगे से अटैक करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर अभिकारक अणुओं का उचित अभिविन्यास और पर्याप्त ऊर्जा हो तभी टक्कर प्रभावी होगी और प्रभावी टक्कर द्वारा ही उत्पाद बनेगा। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार जब प्रभावी टक्कर होगी तभी उत्पाद बनेगा। तो ये हमने दो सिद्धांतों की बात की है, एक तो टक्कर सिद्धांत और दूसरा इससे पहले वाला सिद्धांत था आर्रहनेस धारणा। अब हम कुछ क्वेश्चन रह गए उनकी बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है अभिक्रिया जो हमने कर भी लिया है, C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे। तो हम कहेंगे वेग बराबर के केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करेगा। एक है ताप गुणांक किसे कहते हैं? तो ताप गुणांक जो होता है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापांतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात। मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक है kT और T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री पर ताप स्थिरांक है kT प्लस 10। यदि तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेग स्थिरांक लिया kT और T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 में वेग स्थिरांक है kT प्लस 10। तो ताप गुणांक क्या होगा, kT प्लस 10 बटा T डिग्री kT प्लस 10 बटा kT। ये कितना होगा, लगभग 2 से 3 गुना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। अब हम ले रहे हैं अभिक्रिया का वेग व ताप। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए मैक्सवेल व बोल्ट्जमान ने सांख्यिकी का प्रयोग किया। इनके अनुसार अभिकारक अणुओं की ऊर्जा शून्य से अनंत के बीच होती है, इसीलिए एक अभिकारक के अणुओं को समझाना आसान नहीं है। तो हम सभी प्रकार के अणुओं को लेकर उनको समझा सकते हैं। मैक्सवेल व बोल्ट्जमान ने अभिकारक अणुओं के व्यवहार को समझाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया। उनके अनुसार अभिकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा शून्य से अनंत तक होती है, अतः एक अणु के व्यवहार को समझाना संभव नहीं है। इनके अनुसार अगर प्रभावी अणुओं का अंश या अणुओं का अंश Ne बटा Nt और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ग्राफ का जो टॉप है ये अति संभाव्य अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा को बताता है। उन अणुओं का अंश भी बहुत कम है जिनकी ऊर्जा बहुत कम है और उन अणुओं का अंश भी बहुत कम है जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक है। अधिकतम अणुओं की ऊर्जा इनके बीच की है। मैक्सवेल व बोल्ट्जमान के अनुसार यदि अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो ग्राफ दाईं ओर खिसक जाता है और ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में दुगना हो जाता है। तो हम एक ग्राफ खींच रहे हैं जिसमें हम यहां ले रहे हैं अणुओं का अंश और यहां ले रहे हैं गतिज ऊर्जा। ग्राफ पहले कुछ ऐसा आएगा। ये जो एरिया है ये प्रभावी अणुओं का अंश है। जैसे तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो ग्राफ दाईं ओर खिसक जाएगा।
मान लो ये पहले T1 है, इसको मान लो T2 है, तो T2 क्या है T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे ही तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए ग्राफ दाईं ओर खिसक जाता है। अब ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले कितना था, अब डबल हो गया। तो ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी दुगुना हो जाता है। यह है प्रभावी अणुओं का अंश जो उत्पाद में बदलते हैं। तो ग्राफ से हम देख रहे हैं कि ग्राफ में स्पष्ट है कि जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए ग्राफ दाईं ओर खिसक गया है और घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में दुगुना हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी दुगुना हो जाएगा। तो ये तो बात कर ली थी हमने ताप वाली। अब हम कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन है किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिकारक है, इसके संदर्भ में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। कह रहा है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता पहले कर दें दुगुनी और दूसरा है आधी कर दी जाए। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वेग समीकरण लिखते हैं। तो वेग बराबर के, कोई अभिकारक उसको ए मान रहे हैं, इसके संदर्भ में कोटि क्या है सेकंड ऑर्डर। अब देखो पहला कंडीशन क्या, दुगुनी कर दी जाए, तो हम क्या कहेंगे वेग बराबर के, इसको डबल कर देंगे 2a²। अब हम इसको ऐसा बनाते हैं तो बराबर हो जाएगा के a², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब अगर हम मान लो इसको कहते हैं ग्राफ नंबर समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1, अगर समीकरण नंबर 2 में वेग बराबर के कितना 4a², इसमें a का भाग देंगे तो वेग बटा वेग बराबर के a² कट जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा वेग पहले की तुलना में 4 गुना। दूसरा कह रहा है आधा कर दिया जाए, तो वेग बराबर के a को कितना करेंगे a/2 स्क्वायर है। अब के इसको तो हम बनाते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है a² और ये 1/2 है, इसका स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1/4। तो वेग पहले की तुलना में कितना हो जाएगा 1/4। अगला एक क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया A के प्रति फर्स्ट ऑर्डर है, B के प्रति सेकंड ऑर्डर है। फिर कह रहा है अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि B की सांद्रता को 3 गुना और A व B की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, पहले लिखेंगे वेग समीकरण, वेग बराबर के A B। A के संदर्भ में प्रथम कोटि है लेकिन B के संदर्भ में सेकंड ऑर्डर है। अब देखो पहली कंडीशन डालते हैं, वेग बराबर के, कह रहा है B की सांद्रता को 3 गुना करते हैं, तो हम इसको 3 गुना कर देंगे 3b²। ये क्या हो जाएगा के A B को हम B² कर देते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो अभिक्रिया पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी 9 गुना वेग हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है वेग बराबर के, दोनों की सांद्रता को दुगुना, तो 2a 2b, B के संदर्भ में सेकंड ऑर्डर है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा के, इसको रखते हैं a, ठीक है, तो इसका a का 2 बार आ गया, फिर इसको रखते हैं b², लेकिन 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 के। तो A और B की सांद्रता को दुगुना करेंगे तो वेग जो है वो 8 गुना हो जाएगा, और B की सांद्रता को अगर डबल करें तो वेग कितना हो जाएगा, सॉरी पहले जो था B की सांद्रता को अगर 3 गुना कर दें तो वेग 9 गुना हो जाएगा, और A और B की सांद्रता को डबल करेंगे वेग कितना हो जाएगा 8 गुना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेग समीकरण बनाना है और फिर जो कंडीशन दे रही है उतना गुणा करना है। गुणा करने के बाद हमें समीकरण को वैसा ही बनाना है और जो राशि अंदर की है उसको बाहर करना है ताकि हम इजीली कर सकते हैं। एक और है संगत सिद्धांत के अनुसार उन 2 कारकों के नाम बताइए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो संगत सिद्धांत के अनुसार अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिकारक अणुओं की संगत आवृत्ति बढ़ जाएगी, अर्थात
अभिकारक अणुओं के मध्य टकरों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग ज्यादा हो जाएगा और प्रभावी संघटकों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो टक्कर सिद्धांत के अनुसार अगर ताप बढ़ाएं तो दो फैक्टर बढ़ते हैं, एक तो संघट आवर्ती इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और दूसरा प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो एक तो संघट आवर्ती बढ़ रही है ताप बढ़ाने पर, तो पहला है ताप बढ़ाने पर संघट आवर्ती बढ़ती है इसलिए वेग बढ़ता है, दूसरा ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है इसीलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दो फैक्टर है, प्रभावी टक्करों की संख्या और संघट आवर्ती। तो इस चैप्टर नंबर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी मैंने आपको यहाँ रिवाइज करने का प्रयास किया है। आप इसको वीडियो को जब पूरा देखें, पूरा देखने के बाद वापस रिकॉल करें अपने आप को कि मुझे कितना याद है। कोई अगर दिक्कत होती है तो वापस वीडियो को आप शुरू करके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।